बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर के बाद ये फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। हमारे इस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी, और इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्या होगा अगर मैं एक सवाल से स्टार्ट करूं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सुबह आपकी फैमिली में कोई कहे कि आप जाइए अपने भाई को छोड़ के आइए स्कूल कॉलेज, और फिर उसके बाद आपको कोई सौदा लाना पड़ जाए, फिर उसके बाद आप कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं, तो आपके नज़दीक तो आप काम कर रहे हैं। और इसी तरह मुझसे कोई पूछे कि जी आप क्या काम करते हैं, तो जी मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग में सिर्फ बोलना होता है, तो हमें लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम जिसे कॉमन लाइफ में काम समझते हैं ना, वर्क, फिज़िक्स उसको वर्क नहीं समझती। फिज़िक्स के लिए वर्क के होने के लिए जिस चीज़ का होना शर्त है वो है फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए उसके नतीजे में, तो हम उसको वर्क डन कहते हैं। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो आपके एक टेक्स्ट बुक में मौजूद है वो ये कि कॉमन लाइफ में जो वर्क जिस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कि जी ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो उस सेंस में हम साइंस में यानी फ़िज़िक्स में इस्तेमाल नहीं करते। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके सामने लेक्चर नंबर 3 में आएगा वो ये कि अगर आप सुबह अपने सर पे एक भारी सा वज़न उठाकर और जाना शुरू कर दें और शाम को थके वापस आ जाएं, तो आपने कितना ज़्यादा काम किया होगा और आप थके होंगे। तो आपके नज़दीक तो आपने कितना बहुत काम किया है, लेकिन लेक्चर नंबर 3 में आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि आपने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि वर्क डन क्लोज्ड पाथ में 0 होता है। इस बात का प्रूफ जो है वो आपको उसके लिए लेक्चर 3 देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ सीरीज़ में मौजूद है, चैनल पे आप देख सकते हैं। अच्छा, सिंपलेस्ट अल्फाज में अगर वर्क को डिफ़ाइन करें तो वो ये होगा कि वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स अप्लाई हो और उसके नतीजे में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, डिस्प्लेसमेंट पे ज़रूरी बात इस वक्त ये है कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मैंने F से और डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट को वर्क डन कहते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। ज़रा अपनी बुक में मौजूद पिक्चर को देखिए। ये लेफ़्ट साइड पर जो पिक्चर है, इसमें अगर आप नोट करें तो फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। फोर्स उस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो इसका मतलब हुआ कि सारी की सारी फोर्स तो इफ़ेक्टिव नहीं है। यानी फोर्स जो है उसका एक कंपोनेंट जो है वो इफ़ेक्टिव है, जो कि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा इस क्रेट के अंदर जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है। अच्छा, आपने फिर इस फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। ये पार्ट्स, ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से अगर आप देखें तो जो एक्स कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल है, यानी कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो अब अगर इस प्रीवियस स्लाइड वाली फार्मूले को अप्लाई करें इस केस में, तो कैसे लिखेंगे कि जी फोर्स का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डिफाइन होगा द प्रोडक्ट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। याद रखिएगा कि ये बात आपको चैप्टर 2 में बताई गई थी कि F यानी फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, ये एक ही बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। अच्छा,
अब ज़रा देख लें कि आपको ये बात भी बड़ी अच्छी तरह मालूम होगी कि एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा और डी अपनी जगह पे लिखा हुआ है। सो इसकी अगले स्टेप में मैंने रीअरेंजमेंट करके इसको इस तरह लिख लिया। आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जिस तरह ए बी कॉस थीटा लिखा हो तो आप उसको ए डॉट बी लिख सकते हो, तो उसी तरह एफ डी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको एफ डॉट डी लिख सकते हो। तो ये लें जी, हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 में वर्क डन की एक नई डेफिनेशन मिल गई जो कि आपको यहाँ नज़र आएगी। वर्क डन इज़ डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये है असल डेफिनेशन वर्क डन की, कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। आप ये भी जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है, इसीलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, चूँकि वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की यूनिट भी आई होप कि आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी आपको मालूम है, तो उस लिहाज से वर्क की यूनिट बनती है न्यूटन एंड मीटर। लेकिन एसआई में, सिस्टम इंटरनेशनल में, इस न्यूटन इंटू मीटर को नाम दिया गया है जाउल। सो जाउल है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। आ जाते हैं जी डायमेंशन की तरफ। तो डायमेंशन का टॉपिक बड़ी डिटेल से कवर हो चुका है, आप उसमें बताया भी जा चुका है कि डायमेंशन कैसे निकाली जाती हैं, कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो वर्क डन की ये डायमेंशन आपके पास मौजूद है। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये पूछा जाता है कि ये डिफ़ाइन करें कि एक जाउल कितना वर्क डन होता है। तो एक जाउल को ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगे और उसके नतीजे में वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहेंगे भाई इसके ऊपर 1 जाउल वर्क डन हो गया। अदर देन एसआई अगर आप देखें तो सीजीएस सिस्टम में वर्क डन की यूनिट है अर्ग्स, जो कि बराबर होती है डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन इज़ फॉर फोर्स, सेंटीमीटर इज़ फॉर लेंथ। इसी तरह एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड, अगर आप वर्क की यूनिट देखें तो वो है फुट पाउंड। तो आइए चंद एक स्पेशल केसेस देख लेते हैं। इसी इक्वेशन नंबर 1 जिसे मैंने कहा था एफ डॉट डी से रिप्रेजेंट की हुई है, ये आपके सामने मौजूद है। इसके चंद एक स्पेशल केसेस देखते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला केस कि जब आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री पुट किया जाए तो वर्क डन क्या मिलता है। ये इक्वेशन 1 लिखी है, इसमें एफ डॉट डी को मैंने एफ डी कॉस थीटा लिखा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट की तो मेरे पास F मल्टीप्लाइड बाई डी सिंपली बच गया। और याद रखिएगा कि ये वर्क डन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, वर्क डन की पॉजिटिव वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, वर्क डन इज़ पॉजिटिव एंड मैक्सिमम एट 0 डिग्री एंगल। सो जब कभी भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। इसकी एक एग्जांपल तो आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रही है। फिगर के अंदर आप देखें कि ये ब्लू कलर की जो एरो है ये मोशन ऑफ द कार्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन आपको यहाँ रेड एरो से नज़र आ रही है। तो चूंकि दोनों फोर्स एंड मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो वो अगर पुट करें तो मैक्सिमम वर्क डन निकलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे आप एक क्रेट है और उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आएगी। कभी आपने बच्चों को देखा होगा वो एक छोटी सी गाड़ी रस्सी के साथ बांधी हुई खींच रहे होते हैं अपनी तरफ, तो वो भी गाड़ी को भी देखें और फोर्स को भी देखें तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। सो ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल हो गई। इसी तरह अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लें, एक और स्पेशल केस ले लें कि जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हों, तो पहले तो आप इस फिगर को देखिए कि इस केस में ये शख्स इस गाड़ी को अपनी तरफ पुल कर रहा है, जबकि ये गाड़ी ऑलरेडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ब्लू कलर की एरो से अंदाज़ा लगाइए कि ये राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, जबकि ये शख्स उसको रोकने के लिए लेफ़्ट साइड की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन जाहिर है इनर्शिया की वजह से ये गाड़ी जाती तो रहेगी कुछ ना कुछ हद तक, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान
180 डिग्री एंगल बनता है। और 180 डिग्री एंगल जब मैं उसी इक्वेशन नंबर 1 में वर्क के फार्मूले में पुट करता हूँ तो मेरे पास cos 180 आपको मालूम होना चाहिए कि -1 होता है। सो मैंने ये देखा, माइनस साइन इज़ फॉर cos 180 एंड एफ डी अपनी जगह पे रह गया। सो ये नेगेटिव वैल्यू है वर्क डन की। सो जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होंगे वर्क डन नेगेटिव होगा। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल तो यहाँ पिक्चर में आपको नज़र आ रही है, जबकि एक एग्जांपल जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस का किया हुआ वर्क डन है। तमाम फ्रिक्शनल फोर्सेस का किया हुआ वर्क डन नेगेटिव होता है। एक तीसरी एग्जांपल भी मैं यहाँ ऐड कर दूँ। एक कुआं है जिसमें मैं बाल्टी नीचे की तरफ छोड़ता जा रहा हूँ, तो उस बाल्टी को रस्सी से बांधा गया होता है नॉर्मली, जिसके अंदर टेंशन की डायरेक्शन होती है अपवर्ड। सो अपवर्ड डायरेक्शन जो है टेंशन की है, आपको पता होना चाहिए टेंशन एक फोर्स है। तो फोर्स यानी टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड, बाल्टी जा रही है डाउनवर्ड, तो फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ योर बकेट वो एंटी पैरेलल हैं। सो इस केस में भी वर्क डन नेगेटिव होगा। चलिए एक और केस देख लेते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर को ज़रा पहले देखिए कि ये कार्ड जो है वो जा रही है इस ब्लू कलर की एरो की डायरेक्शन में, यानी राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, जबकि ज़मीन इस शख्स को, कुर्सी पे बैठे हुए शख्स को अट्रैक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, जो कि उसके वेट के बराबर है। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। तो इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट की जाएगी उसी वर्क के फार्मूले में। तो cos 90 आपको मालूम है 0 होता है। सो उस लिहाज से वर्क डन 0 बनता है। सो ये वर्क की मिनिमम वैल्यू है। कोई पूछे कि वर्क डन कब मिनिमम होता है, तो ये वर्क डन तब मिनिमम होता है जब एंगल 0 डिग्रीज हो, सॉरी 90 डिग्रीज हो। अच्छा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल तो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। एक एग्ज़ाम्पल जो है वो कुछ ऐसी है कि आप एक बुक लेकर कॉलेज तक आए और कॉलेज से घर तक चले गए। तो कॉलेज तक आने में या घर वापस जाने में ये जो आपने बुक उठाई हुई थी उसमें आपने उस बुक को उठाने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाई हुई थी, जबकि ज़मीन उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जबकि ये बुक जो है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी। ज़ाहिर है आप मूव कर रहे थे तो ये बुक भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी अर्थ सरफेस पे, और डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वो अर्थ के सेंटर की तरफ थी, यानी कि डाउनवर्ड। तो उस केस में भी द एंगल बिटवीन द मोशन ऑफ द बुक एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ परपेंडिकुलर। तो बुक को कॉलेज तक लाने में आपने कोई वर्क डन नहीं किया। जहन नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन फ़िज़िक्स में ऐसा ही है। फोर्स भी आप नोट करें कि यहाँ अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी देखें आप कवर हो रहा है, जबकि एंगल 90 है, सो वर्क डन 0 होगा। इसकी एक चौथी और आखिरी एग्जांपल मैं आपको और देता जाऊं कि आपने हाथ में एक रस्सी पकड़ी हुई है, उस रस्सी के दूसरे सिरे पर पत्थर बांधा हुआ है और आप उसको घुमा रहे हैं। तो ये घूमता तो जा रहा है, लेकिन एट ईच पॉइंट जब आप इसकी वेलोसिटी की टेंजेंशियल डायरेक्शन को देखें और जो इस पे लगने वाली फ़ोर्स है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी डायरेक्शन को देखें तो हर लम्हा परपेंडिकुलर होते हैं। सो पत्थर को सर्कल में घुमाने पर आप उस पर कोई वर्क डन नहीं कर रहे। याद रखिएगा, मैं वर्क डन की बात कर रहा हूँ, मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा। फोर्स आप अप्लाई बेशक कर रहे होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स से कहते हैं, लेकिन वर्क डन 0 होगा। अच्छा, एक आखिरी केस और भी है कि वर्क डन तब भी मिनिमम होगा जब, या 0 होगा जब फोर्स ही ना लग रही हो, या फोर्स तो लग रही हो बट डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो रहा हो। आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में ये शख्स इस गाड़ी पे फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नो मोशन। अब तक ब्लू एरो होती थी, अब नहीं है। इसका मतलब है कि फोर्स तो अप्लाई हो रही है लेकिन कोई मोशन नहीं हो रही, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। चूँकि डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं हो रहा तो डी की वैल्यू 0 है। तो वर्क के फार्मूले में अगर मैं डी की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो वर्क डन 0 निकलता है। अच्छा, इसी तरह आप यूँ भी इसको ले सकते हैं कि आप सपोज़ करें कि फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही है,
तो अगर फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही तो वर्क डन एफ की वैल्यू सिफर पुट करने पर 0 निकलता है। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और इस अप्लाइड फोर्स के नतीजे में दीवार तो अपनी जगह से नहीं सरकती, तो आपके नज़दीक तो आप वर्क कर रहे होंगे, लेकिन फ़िज़िक्स के नज़दीक चूँकि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, सो वर्क डन सिफर होगा। सो एक एग्जांपल, पुशिंग अ वॉल गिव्स नो आउटपुट का मतलब यही है। अब देखते हैं जी ग्राफिकली वर्क डन को, कि ग्राफिकली अगर मैं अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट फोर्स को प्लाट कर दूं और अलॉन्ग एक्स एक्सिस जिसे एब्सिसा भी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को प्लाट कर दूं, तो ये शेडेड पार्ट जो ग्रीनिश पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये इसका जो एरिया है वो मुझे वर्क डन दे देगा। आपको चैप्टर 3 में मेरे ये अल्फाज याद होने चाहिए कि मैंने आपसे कहा था कि किसी ग्राफ में एरिया कैलकुलेट करने का मतलब होता है वाई एक्सिस पर मौजूद क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस पर मौजूद क्वांटिटी। तो आप यहाँ देखिए, एरिया बराबर है वाई एक्सिस पर मौजूद क्वांटिटी यानी फोर्स और एक्स एक्सिस पर मौजूद क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी देखा है कि वर्क डन देता है। सो एरिया इस ग्राफ का मुझे वर्क डन देगा। याद रखिएगा, एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। ठीक हो गया, तो यहाँ पर यही बात मेंशन्ड है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये कि मैंने जो अब फोर्स अप्लाई की है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपको इस ग्राफ से नज़र आ रही होगी। ये लाइन आप देखें कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रही है, ना ये ऊपर को जा रही है ना ये नीचे को उतर रही है। सो ये एक कांस्टेंट फोर्स है जो अप्लाई हो रही है, जिसके नतीजे में ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है। सो ग्राफिकली भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये था जी आपका वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ख़त्म होता है। आपको इस बारे में कोई सवाल पूछना हो या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस की शक्ल में चाहिए हो तो आपको मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नज़र आ रहा है, तो आप उससे व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए मुझसे स्टडी मटेरियल भी एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ले सकते हैं। एक्सरसाइजेस इन चैप्टर्स की जो सोल्यूशन है वो भी स्टेप वाइज मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। और व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहें, एमसीक्यू पूछना चाहें, या इस पूरे एक्सप्लेनेशन में आपको किसी पॉइंट पर समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तब तक के लिए फ़िज़िक्स मेंटोर से मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।